हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। पहले करेंगे 24th, थोड़ा सा इजी है, समझने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट एक्स ज़ीरो कॉमा वाई ज़ीरो। ओके, सो ये रहा फंक्शन। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो सबसे पहले तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से मिला 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया? इस पूरी टर्म को उधर भेजा प्लस में, और फिर ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब कि चलो लिख ही देते हैं, 2y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद ये पूरा पार्ट रेसिप्रोकल बन के उधर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। और इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा? dy by dx at x naught y naught is equals to b square x0 upon a square y। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं m1 का, वो बनेगी बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई ज़ीरो, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ m2, वो क्या बनेगी? माइनस ए स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। यहाँ पर y1 और x1 की जगह मैं y0 और x0 कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स तो वही वाले पॉइंट्स हैं जो हमको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। नॉर्मल की स्लोप निकालनी है इस क्वेश्चन में, ताने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप तो निकालनी पड़ेगी ना। आपसे स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मांगी है। y minus y0 m1 x minus x0, therefore y minus y0 स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0 x माइनस x0। अब देखो, वैसे तो आप x वाली टर्म्स अलग, y वाली टर्म्स अलग करके आंसर लिख सकते हो। किस तरीके से लिखूं कि x वाली टर्म अलग, y वाली अलग, या पीछे से मैच करवाऊं आंसर? दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप बोलो।
आंसर मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीछे मैंने अभी आंसर देखा है किस फॉर्म में है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि वैसे तो हम x अलग y अलग कांस्टेंट अलग इस तरीके से तीन टर्म्स बनाते हैं और लिख देते हैं इक्वेशन। और अलग अलग तरीके से लिखने के भी तरीके होते हैं। इन्होंने टेंजेंट को अलग तरीके से आंसर बना रखा है, नॉर्मल को अलग तरीके से आंसर बना रखा है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर प्रूफ के लिए आए तो बात अलग है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में बनाया जाए। अब इन्होंने जो पीछे बना रखा है उसके लिए क्या करें, उसके लिए पीछे आंसर इन्होंने बना रखा है x 0 अपॉन s। x वाली टर्म्स एक साथ, y वाली टर्म्स एक साथ, और ये डिनोमिनेटर का a स्क्वायर x के साथ रहेगा और b स्क्वायर y के साथ रहेगा। तो देखो क्या हुआ, y0 आया इधर मल्टीप्लाई में y माइनस y0 के साथ, और साथ में b स्क्वायर को भी ले आया, इज इक्वल्स टू x0 अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पर बचा x माइनस x0 के साथ। ठीक है ये वाला स्टेप, क्योंकि आंसर में x और a एक साथ है, y और b एक साथ है। तो यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आंसर मिलेगा y0 माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करें, नाउ x0 और y0 एक साथ, और ये दोनों टर्म्स एक साथ स्क्वायर्स वाली। तो इस वाली टर्म को यहाँ लेके आते हैं और इस वाली टर्म को उस साइड पर लेके जाते हैं। x0 अपॉन 2 माइनस y0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस की बनेगी, x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ओरिजिनल क्वेश्चन था। अगर मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में ये पॉइंट्स डाल देता हूँ तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। ये पॉइंट्स इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, और इसमें इस पूरे का क्या मतलब है, 1, मतलब कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन से मैच हुआ और आंसर आ गया 1। लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पीछे बना रखी है ये। अच्छा, ये मैंने 2 कैसे लिख दिया, ये था ए स्क्वायर, गलती से 2 लिख दिया, ए स्क्वायर, और ये था बी स्क्वायर, गलती से लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब एलसीएम वगैरह लेके ये बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो माइनस ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब एक्स वाली टर्म अलग वाई वाली अलग कांस्टेंट अलग, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। तो हम तो वैल्यूज डिनोमिनेटर में डालेंगे ना, डिनोमिनेटर में वैल्यूज डालेंगे, इसका क्या मतलब हुआ अभी ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी दिखा देता हूँ पीछे कैसे बना रखा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू m2 x माइनस एक्स ज़ीरो। m2 की क्या वैल्यू है देखो, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस में m2 है a स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन b स्क्वायर एक्स ज़ीरो x माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो वाली एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो वाली डिनोमिनेटर में डालेंगे। डिनोमिनेटर है कहाँ पर, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो विनोद, डिनोमिनेटर है ही कहाँ यहाँ पर। तो जो आपने कहा था इक्वेशन में, इक्वेशन के अंदर ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स और वाई की जगह ही तो पॉइंट्स डालोगे। भूल गए हाइपरबोला की इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन बनी ये, और एक बारी पीछे से आंसर देखें तो इसका बना किस तरीके से रखा है, पीछे बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा ये वाला तो बहुत सिंपल है, इन्होंने क्या करा, y माइनस वाई ज़ीरो और डिनोमिनेटर में ले गए ये, और इस वाले को यहीं पर रहने दिया, मतलब कि y माइनस वाई ज़ीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो। बी वाली टर्म एक्स के साथ रहने दी और पूरी ए न्यूमरेटर को यहाँ पर ले गए, और उसके बाद एक साइड पर करके आंसर बना दिया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको उधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, देयरफॉर एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो प्लस y माइनस वाई ज़ीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों आंसर्स किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, पीछे तो ऐसे बना के दे रखा है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मन करे, समझ में आए उस तरीके से आंसर दे सकते हो। तो टेस्ट में कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म में चढ़ाना छोड़ना है। फिर मैंने आपको बोला तो सही, ये तो मैंने बस आपको पीछे से मैच करवाने के लिए तरीके बता दिए। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका जो पीछे करा, तीसरा तरीका अगर सिंपल आप x अलग y अलग कॉन्स्टेंट्स अलग उस फॉर्म में करना चाहो। यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और x ज़ीरो वाई ज़ीरो ए बी ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब x की टर्म अलग y की टर्म अलग कांस्टेंट अलग, इस फॉर्म में छोड़ना चाहो इस फॉर्म में छोड़ो। और जैसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अलग अलग तरीके से बना रखा है, आप वैसे करना चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी आंसर में। बात आती है आंसर नंबर 23। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है पूरा का पूरा सॉल्व करके, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप लोग भूल जाओ या रजिस्टर ना मिले कहाँ सॉल्व करा हुआ है। इस एक्सरसाइज के देखे जाए तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मिसलेनियस के भी दो तीन क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो नोट्स ग्रुप पर भेज दी मैंने, भेजी नहीं क्या अभी तक। अच्छा चलो अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, वैसे गूगल ड्राइव से भी ले सकते हो, बताया तो था आपको गूगल ड्राइव का, उस पर तो डाल दिए थे मैंने। हमें प्रूव करना है दैट कर्व x is equals to y square and xy is equals to k। दो कर्व है, ये दो कर्व कट एट
राइट एंगल्स, अच्छा कट एट राइट एंगल्स हो या फिर परपेंडिकुलर बोला हो आपको कि दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर हैं, या फिर आपको बोला हो स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, या एक और वर्ड है ऑर्थोगोनल, आपको टेस्ट में भी शायद मिला हो और उसके मैंने आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी थी। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। इनमें से कुछ भी वर्डिंग्स आ सकती हैं, सबका मतलब यही होता है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आगे कंडीशन क्या दे दी कि ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ एक ही कंडीशन पर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, इफ 8k² इज इक्वल्स टू 1, अगर 8k² इज इक्वल्स टू 1 है तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो मान लो कि ये गिवन है बीच वाली चीज़ और ये प्रूव करनी है, या मान लो ये गिवन है और ये बीच वाली चीज़ प्रूव करनी है। वैसे लॉजिक तो ये कहता है कि आप इसको गिवन मान लो, क्योंकि इफ करके बोला हुआ है ना, इसको गिवन मान लो और इस चीज़ को प्रूफ मान लो कि ये चीज़ प्रूफ करनी है। प्रूफ करो कि ये कर्व्स राइट एंगल पर कट करते हैं अगर 8k² 1 है तो। वैसे आप करने को किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ कि ये है गिवन और ये करना है शो। तो मेरे पास क्या आ गया, गिवन के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ पहली चीज़ तो 8k² इज इक्वल्स टू 1, और दो कर्व्स हैं मेरे पास x इज इक्वल्स टू y² एंड xy इज इक्वल्स टू k। k कांस्टेंट है, हाँ k कांस्टेंट है। और मुझे शो क्या करना है, that curve 1 is perpendicular to curve 2। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि दो कर्व्स परपेंडिकुलर हैं। हमें x और y वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट ही होता है। मुझे x इंटू वाई का आंसर क्या मिलेगा वो नहीं पता, बट k लिखने का मतलब कि कुछ कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। दो कर्व्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या है, हमको ऐसी क्या चीज़ मिले कि मैं बोलूं कि दोनों कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सॉल्व करेंगे, मान लिया डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, डेरिवेटिव भी कर देंगे, डिफरेंशिएट भी कर देंगे, मान लिया, बट किस कंडीशन पर आके बोलेंगे कि दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर हैं। मैंने ऊपर आपको बोला कि दो कर्व परपेंडिकुलर होने का मतलब कि उनकी स्लोप्स भी परपेंडिकुलर है। स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, जिसका मतलब होता है m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। अब मैं इस चीज़ को शो करना है मुझे, मतलब मैं दोनों के अलग अलग स्लोप्स निकालूंगा और दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 मिल जाता है तो मैं बोलूँगा कि स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं। स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स वो दोनों कर्व्स भी राइट एंगल पर कट कर रहे होंगे। इसमें भी शायद स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब एक तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो दो कर्व हैं
मैं एक्स और वाई एक्सिस नहीं बना रहा, बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। एक मैंने बनाया, मान लेते हैं पैराबोला इस शेप का, और एक पैराबोला मैंने बनाया मान लो इस शेप का। ठीक है, ये हो गया कर्व वन, ये हो गया कर्व टू। अब अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो कर्व वन का स्लोप क्या बनेगा, ये m1, कर्व टू का स्लोप m2। दोनों के दोनों एक तरीके से, अगर मैं x और y एक्सिस मान लूँ इन दोनों को, अगर इन दोनों को x और y एक्सिस मान लूँ तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इस केस में m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, c1 इज परपेंडिकुलर टू c2, और इन दोनों का मतलब क्या है कि स्लोप्स का प्रोडक्ट इज -1। कंसेप्ट समझ में आ गया? आपको इस क्वेश्चन में फिगर वगैरह नहीं बनानी है, समझाने के लिए था। ठीक, सिर्फ एक लास्ट का टॉपिक जो है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें फिगर्स बनानी है, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में फिगर नहीं बनानी। जहां पर भी मैंने फिगर बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो कर्व, दोनों की पहले तो डेरिवेटिव करते हैं। तो कंसीडर करा मैंने C1, कर्व वन है, कहाँ चला गया कर्व वन, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, इसको करा हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि 1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से हमको मिलने क्या वाला है m1, 1 इज इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 1 अपॉन 2y, और ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है m1। दूसरा कर्व अगर मैं लेता हूँ तो ज़रा सोच के बताना क्या होगा। हो सकता है मैं गलत भी कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि बस हाँ 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 बोलते रहो। एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, इसको करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से तो मेरा के ही खत्म हो गया। अब क्या करें, के ही खत्म हो जाएगा यहाँ से तो। के पक्का कांस्टेंट है, हाँ प्रेम के पक्का कांस्टेंट है। यहाँ से अगर मैंने डेरिवेटिव करा, डिफरेंशिएट तो देखो करना ही पड़ेगा, कर ही लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव इंटू वाई एज इट इज, प्लस यहाँ से हमको मिलेगा m2। एक बार मेरे को डेरिवेटिव करने तो फिर देखते हैं। x एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और
dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स और ये बना m2। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे डेरिवेटिव में। अच्छा, आगे जाके एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो के भी आ जाएगा। अच्छा सोनाक्षी, आपको के की वैल्यू निकालनी है या क्या करना है क्वेश्चन में? मैं आपको वापस से शो वाला पार्ट दिखा देता हूँ। हमको शो करना है ये। मुझे क्या मतलब के की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है? मुझे तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 दिखाना है। एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई। अच्छा, एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा के और वाई की टर्म्स में, और ऊपर चल रहा है वाई की टर्म्स में। तो मुझे नहीं लगता मल्टीप्लाई करके -1 मिल जाए। एक्स वाई इक्वल्स टू के में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट टर्म में डाल देंगे। ठीक, एक चीज़ बताओ, हम ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो मैंने डिफरेंशिएट m1 और m2 निकाला, यहाँ तक m1 और m2 इन जनरल है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं है। मैं जो भी पॉइंट डालूंगा उसके बेसिस पर उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके स्लोप निकलेगी। मेरा कहने का मतलब कि मैंने m1 निकाला, ये m1 निकाला, बट ये m1 है क्या? इस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए स्लोप निकाली कर्व की m1, एट पॉइंट ए कर्व 2 की स्लोप निकाली, दैट इज m2। पॉइंट का होना भी तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का होना भी तो ज़रूरी है। क्या पता जो मैंने m1 निकाला वो ये वाला पॉइंट। यहाँ पर तो मैं नहीं बोल सकता ना दोनों के दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब मुझे ये पहले बताओ, ये पॉइंट, ये बात समझ में आई कि पॉइंट का रेलेवेंस क्या है? मैंने जो ऊपर ये x0 और y0 करा था और ये वाली जो चीज़ थी, डेरिवेटिव निकाला एट स्पेसिफिक पॉइंट, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव निकालेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। इसको भी हम निकालेंगे एट पॉइंट ए, क्योंकि अभी तो हमने जो स्लोप निकाली है वो इन जनरल स्लोप है। डिपेंड्स कि आप पॉइंट कौन सा डालते हो, आपको उस पॉइंट पर स्लोप मिलेगी। एंड उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आने वाली स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1। ठीक है, जिसको ये बात समझ में ना आई हो एक बार ही बता देना। तो अब हम निकालेंगे पॉइंट ए। पॉइंट ए इज कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट of C1 and C2। और रिपीट कर दो अच्छा। ताने जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, दैट स्लोप्स ऑफ बोथ, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। वो जो स्लोप निकली है
वो स्लोप एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही तो राइट एंगल होगी, परपेंडिकुलर होगी ना। ऐसा थोड़ी कि बस स्लोप निकाली और वो हर पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगी। उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होना ज़रूरी है। उस पॉइंट पर हम कर्व 1 के लिए भी स्लोप निकालेंगे, उस पॉइंट पर हम कर्व 2 के लिए भी स्लोप निकालेंगे। तो इस पॉइंट को निकालना ज़रूरी है। ये पॉइंट है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। और कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है? जब कर्व्स को एक दूसरे की इक्वेशन में पुट करा जाता है तब। जब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व इक्वेशन ऑफ बोथ कर्व्स, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूँ तो क्या मिलेगा? x का मतलब है वाई स्क्वायर, मतलब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के। वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू? मुझे निकालनी है मुझे बीच में कहीं पर 8k² इज इक्वल्स टू 1 भी यूज करना है। किस तरीके से कर सकते हैं उसको? सर y क्यों निकाल रहे हैं? कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ, दैट इज x कॉमा वाई। मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 8। मुझे ये बताओ, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है k की पावर 1/3। इस y की वैल्यू को यहाँ पर डाल के x की वैल्यू भी आ सकती है k की टर्म्स में। तो ऊपर वाला पूरी की पूरी डेरिवेटिव्स k की टर्म्स में हो जाएगा। 8k² इज इक्वल्स टू 1 का क्या करा जाए? इसमें हो जाएगा यूज। ज़रूरी होता है यूज करना। अच्छा, सोनाक्षी, ज़रूरी होता है यूज करना। देता हूँ इसका आंसर। अगर एक डेरिवेटिव को आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ना निकालो तो कैसे बात बनेगी? एक्स वाई इक्वल्स टू के में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट टर्म में डाल देंगे। अच्छा, आयुष बोल रहा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के को स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ से मिला वाई स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें डाल दिया। के स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे 1/8।
तो वो तो यहाँ पर भी डाल सकते हो के की वैल्यू। अगर मैं 8k² इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करता हूँ तो मुझे मिलेगा y⁴ इज इक्वल्स टू k²। और अभी भी तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं k² की 1/8। 1/8 y⁴ इज इक्वल्स टू 1/8। y⁴ का मतलब है y² का क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स करेंगे, y² की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। आयुष जो आप कह रहे हो वो भी चलेगा। y² की वैल्यू 1/2, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? वन बाय टू। अच्छा, x की वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू भी 1/2। अब अगर मैं x की वैल्यू 1/2, अच्छा y² की वैल्यू है 1/2, तो पॉइंट्स क्या मिल गए? देयरफॉर पॉइंट इज ए पॉइंट बना 1/2, 1/√2। नाउ m1 था हमारे पास 1/2y m1 at 1/2, 1/√2। x और y की वैल्यू डाल दी हमने, तो x तो है नहीं, y की वैल्यू कितनी बनेगी? 1/2 और y डिवाइड में है, डिवाइडेड बाय 1/√2। आंसर मिल गया 1/√2। m2 था -y/x, -y/x। m2 at point 1/2, 1/√2 माइनस y का मतलब है 1/√2 डिवाइडेड बाय x का मतलब है 1/2। आंसर मिला -√2। कंसीडर m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 का मतलब m1 है 1/√2, m2 है -√2। सॉल्व करके मिला -1। हेंस प्रूव्ड। सर 8k से भी तो मल्टी, हाँ कैसे भी करो ताने, वो तो बस x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो क्वेश्चन में था क्या, करने में बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन में था क्या, हमें कर्व 1 की स्लोप निकालनी थी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए है x, y।
हमें कर्व 2 की स्लोप निकालनी थी एट पॉइंट ए और शो करना था कि दोनों की स्लोप्स m1 और m2 जो पॉइंट ए पर निकाली है उसमें ये रिलेशन है। और पॉइंट ए निकालने के लिए हमें C1 और C2 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन पॉइंट है दोनों। और जो गिवन चल रहा है 8k² = 1, बीच में उसकी वैल्यू लेके पुट कर दी जिससे सीधा सीधा आपको x की और y की वैल्यूज मिल जाए। आया क्वेश्चन समझ में? ठीक। अगर आप दूसरी तरीके से लेके चलते हो और इसको गिवन बनाते हो तो जब आप इसमें वैल्यूज डालोगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट 8k² = 1 मिल जाएगा। मुझे याद नहीं नोट्स में मैंने किस तरीके से करा है, तो अगर दूसरे तरीके से होता है तो अच्छी बात है, आपको दोनों मेथड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन था एंड काफ़ी बार पेपर में आ जाता है ये वाला। सर ए क्यों निकाला वो बता। तान्या अगर मैं ए नहीं निकालता, नॉर्मल dy/dx। अगर मान लो ये कर्व है तो इस पे कितनी सारी हर पॉइंट पर स्लोप बन सकती है ना। ये जो मैंने dy/dx निकाला, ये बस y की टर्म्स में या x की टर्म्स में एक फंक्शन आ गया कि इसमें मैं जो भी पॉइंट पुट करूंगा उस पॉइंट पर बनने वाली स्लोप बन जाएगी। बट जब तक मैं पॉइंट ही पुट नहीं करूंगा, ये इन जनरल वाला आंसर है। डिपेंड्स ऑन द पॉइंट आप स्लोप निकालना कौन सा चाहते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन में कर्व 1 के लिए ये पॉइंट उठा लूं और कर्व 2 के लिए ये पॉइंट उठा लूं, तो क्या वो कभी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? पॉइंट तो मुझे सेम लेना पड़ेगा ना जहां पर वो दोनों मीट कर रहे हैं। तो इस वजह से वो ए का कंसेप्ट आया और ए का कंसेप्ट निकालने के लिए हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आज ही स्टार्ट करा दूं या नेक्स्ट क्लास से करना है? नो रिप्लाई, चलो आज ही कर देते हैं फिर। इंक्रीजिंग एंड देख लो। अच्छा चलो, थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ चैप्टर में है क्या, तो कंसेप्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है क्या। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट हो रहा है, अपने आप में टॉपिक में कुछ नहीं है बट उससे इंटरकनेक्टेड है मैक्सिमा मिनिमा, उसका नेक्स्ट टॉपिक। और मोस्ट लाइकली अगर कल के क्वेश्चंस आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाते हैं तो कल ही स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास से तो श्योर शॉट स्टार्ट हो ही जाएगा, मतलब कल नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा। तो बीच में
क्लासेस मिस मत करना। मैक्सिमम मिनिमा चलेगा अच्छा खासा 3-4 दिन। मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी अच्छा खासा 2-3 दिन शायद चल सकती है। बीच में क्लासेस मिस मत करना, दिक्कत आएगी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इको में, साइंस तो पढ़े काफ़ी टाइम हो गया आपको। इको में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस बहुत बार पढ़ते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? ये वाला फंक्शन बताओ, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है? अच्छा, दिस इज इंक्रीजिंग। दिस इज डिक्रीजिंग। चलो मान ली बात। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होती हैं या कर्व भी हो सकते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ते थे ना यहाँ पर आप, इस टाइप से भी बोल सकते हैं या नहीं? कर्व हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हो गई है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैथमेटिकली हम किस तरीके से बोलते हैं, ग्राफ को हम हमेशा रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाते टाइम लेफ्ट से राइट जाते टाइम मान लेते हैं ये पॉइंट x1, x2, x3, x4, x5। इतना तो समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर दूर जाते रहेंगे वैल्यूज बड़ी होती चली जाएंगी। y की क्या वैल्यूज हैं उस पर भी मैटर करता है। हम्म, ऐसा करते हैं, जो भी y की वैल्यूज बनेंगी मैं इसको, मतलब यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज बनेंगी, मैं y नाम दे रहा हूँ, y1, y2, क्योंकि ऊपर नीचे है तो मार्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिस पॉइंट इज y3, y4 एंड y5, जो भी वैल्यूज बनेंगी, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते टाइम ऑब्वियस ही बात है, पहले केस में x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? x2 बड़ा होगा। इस केस में y को कंपेयर करते हैं, y1 बड़ा है या y2 बड़ा है? y1 y2 की जगह हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी बोल सकते हैं, सेम बात है। fx का मतलब y, ऑब्वियस मतलब यहाँ से जो दिख रहा है उसके हिसाब से y2 बड़ा है।
मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पर गए तो बाद में आने वाली वैल्यू इज बट ग्रेटर देन पहले आने वाली वैल्यू। दैट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम x1 से x2 तक। इंटरवल्स बने हुए हैं। मैं पूरे फंक्शन को तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल सकता क्योंकि कहीं पर इंक्रीज कर रहा है कहीं पर डिक्रीज। बट मैं इंटरवल्स तो बना सकता हूँ कि इस फंक्शन में x1 से x2 पर जाते टाइम ये फंक्शन कर रहा है इंक्रीज। x2 से x3 पर जाते टाइम x2 से x3 पर जाते टाइम x3 तो है ऑब्वियसली बड़ा, तो y2 और y3 के बीच का क्या रिलेशन है? y2 की वैल्यू बड़ी लग रही है और y3 की वैल्यू छोटी लग रही है। उल्टा लिख दिया ना मैंने। y2 की वैल्यू बड़ी है और y3 की वैल्यू छोटी है। दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस फेज के अंदर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इको में हम इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट वगैरह भी पढ़ते हैं, यहाँ पर रेट के बारे में बात नहीं हो रही, सिंपल इंक्रीज या डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बुक में अभी फिलहाल मैंने नोट्स नहीं ओपन करे हुए तो मैं बुक में से समझा देता हूँ। आप नोट्स पढ़ोगे, अच्छा नोट्स मैं आज भेज दूंगा, बट नोट्स में से ना पढ़ना मत, क्योंकि उसमें मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने कंबाइंड तरीके से लिख रखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी से। एक बार मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो जाए उसके बाद पढ़ लेना। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट नहीं है, हल्का सा ऊपर की साइड जा रहा है इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का अभी डिफरेंस आपको बताता हूँ कि क्या है। यहाँ पर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बट अगर इंटरवल्स के बारे में बात आए तो आप शायद डिफाइन कर पाओ कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक, अब डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखो, यहाँ पर ये लिखो, इंक्रीजिंग में भी सेम केस ही होगा। डिक्रीजिंग बनेगा अगर x1 छोटा है x2 से, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते टाइम अगर y1 की वैल्यू y2 से बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो आएगा डिक्रीजिंग। कि बराबर भी हो सकती है किसी केस पर y1 और y2 की वैल्यू, तो हम बोल देंगे कि डिक्रीजिंग है। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाते टाइम वो सिर्फ इंक्रीज ही होगा, कहीं पर बराबर नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ में आया? अगर वो y1 और y2 बराबर भी हो सकता है तो सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का कंसेप्ट, और अगर बराबर नहीं हो सकता सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज का है तो स्ट्रिक्टली आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज,
ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, बट अगर डिक्रीजिंग वाले केस में y1 इज लेस देन y2, अभी ना y1 इज लेस देन y2 का मतलब, तो अगर आप बोल रहे हो कि y1 की वैल्यू छोटी है और y2 की वैल्यू बड़ी है, तो इंक्रीजिंग बन जाएगा ना, डिक्रीजिंग कैसे बनेगा? वो तो कंडीशन ही बदल दिया आपने। नीदर वाला केस तान्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक फंक्शन में, जैसे देखो ये वाले जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें y1 और y2 हो सकता है किसी पॉइंट पर सेम आ जाए, बट ये कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट बन गया बीच में, बट डिक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पर इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है, तो हम अगर पूरे फंक्शन को देखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो नीदर नॉर वाला केस बना। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ मेरे को ये बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला इंटरवल, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है। तो डिपेंड्स अपॉन इंटरवल। जैसे मैंने जो क्वेश्चन बनाया, जो मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया, इसमें अगर मैं इन जनरल एफ एक्स के ऊपर कमेंट मांगूँ, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बट x1 से x2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, x3 से x4 डिक्रीजिंग, x4 से x5 इंक्रीजिंग। अगर मैं x1 से x3 पर कमेंट मांगूँ, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही हैं। हम बोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलते, हम नीदर नॉर पर चले जाते हैं। ठीक है, जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह करी और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबल पढ़ा, उसके रिलेशन में एक दो चीज़ें वन मार्कर में भी आ जाएगा। पर अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस का मतलब कि हमने बिना पेन उठाए एक ही बार में कर्व बना दिया। डिफरेंशिएबल का मतलब कि कहीं पर पॉइंटेड नहीं बन रहा, पूरा का पूरा गोल कर्व है, हम उसको टेंजेंट बना सकते हैं कहीं पर भी। तो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, ये वाला टॉपिक रुको 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 रुको, ये तो मैंने अभी आपको करवाना है। ये क्या देख लिया? हाँ बताओ, इतनी बात समझ में आई फंक्शंस के बारे में? वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि x1 और x2, ये तो ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, तो ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। x2 बाद में आने वाला नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पहले वाला, बट y पर डिपेंड करता है। बाद वाला y अगर पहले वाले से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, बाद वाला अगर पहले वाले से छोटा है तो डिक्रीजिंग। एक और तरीका होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलने का, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, बट फर्स्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर काम आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी काम आता है, वो मैक्सिमम मिनिमा में देखेंगे। अगर हम फंक्शन को डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करने पर, मैं कोई पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा, पॉइंट कोई भी हो जाए, x1 x2 वगैरह जिस भी पॉइंट पर हम देख रहे हैं, अगर डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आता है या डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आता है या डेरिवेटिव हमारा 0 के बराबर आता है, तीन ही केस बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन आता है दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन, और बराबर आता है 0 के दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन।
चीज क्लियर है वाली? मतलब कि इस वाले फेज में x1 से x2 के अंदर मेरा डेरिवेटिव f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो। या ऐसा करते हैं, यहाँ पर खराब करने की जगह जगह को इस तरीके से बना देते हैं, f डैश x पहले वाले केस में ग्रेटर देन जीरो, इस वाले केस में लेस देन जीरो, इस वाले केस में लेस देन जीरो, इस वाले केस में ग्रेटर देन जीरो। कितनी बात समझ में आई? अब ये बताओ, ये तो इंटरवल्स मैंने आपको बना के दे दिए x1 x2 x3, जहां पर सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज ही कर रहा था। मान लो आपको क्वेश्चन आए, फंक्शन दे दिया और बोला x1 से x3 जा रहा है इंटरवल, बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब डेरिवेटिव तो कर लोगे। अब आपने x1 से x3 में वैल्यूज डाल के देखा, कुछ वैल्यूज पर तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है और कुछ वैल्यूज पर आपको नेगेटिव मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको फंक्शन दे रखा है x1 से x3, आपने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव में जब वैल्यूज डालने लगे तो कुछ वैल्यूज पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, कुछ वैल्यूज पर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। तो आप क्या बोलोगे और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे? नीदर, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, एक चीज और बताओ, मान लो इंटरवल दे दिया 0 से लेकर 50, क्या हर वैल्यू पर चेक करोगे? कितनी सारी वैल्यूज बन सकती हैं 0 से लेकर 50? कैसे चेक करोगे इतनी सारी वैल्यूज को? और फंक्शन मान लो पावर्स में चल रहा है, पावर 4 पावर 5 में। आपने करा हुआ है इस टाइप का कंसेप्ट, इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। चलो एक हिंट देता हूँ, हमें इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, इंटरवल्स बनाते कैसे हैं वो बताओ। अभी ना मैंने आपसे बोला कि 0 से 50 इंटरवल दे रखा है, मान लो 0 से 50 में आपने बोला कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बट वो तो चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। आप चेक कैसे कर सकते हो इतनी सारी वैल्यूज को? फिजिकली चेक करना तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है आपने रैंडमली दो वैल्यूज उठाई, दोनों पर पॉजिटिव बन रहा हो, बीच की कोई एक वैल्यू हो वहां पर नेगेटिव बन रहा हो। सारी वैल्यूज चेक करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। इस x1 से x3 को मुझे इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x1 से x2, x2 से x3। इंटरवल्स कैसे बनाते हैं ये बताओ। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज दे देती। अभिनव मान लो फिर उस केस में x1 और x5 के बीच में निकालना है। अभी फंक्शन बीच में x1 से x4 तक, तो x1 से x2 तक इंक्रीज करा, x2 से x4 तक डिक्रीज करा, x4 से x5 इंक्रीज करा। आपने एक वैल्यू उठा ली यहाँ की, एक वैल्यू उठा ली यहाँ की, दोनों केस में इंक्रीज कर रहा है। बीच के केस का क्या, जहाँ पर डिक्रीज कर गया? अच्छा, इस चीज़ का तो आंसर बता दो कि अगर मुझे इंटरवल्स बनाने हो, इंटरवल्स कैसे बनते हैं? फिलहाल वाले टॉपिक से रिलेट मत करो, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक से बता दो। इंटरवल्स कहाँ बनाते थे, कैसे बनाते थे?
MVT का कोई यूज़ होगा ताने? MVT में मैंने आपको इंटरवल्स बनाना नहीं बताया, एक्स की वैल्यू निकाल कर। अभी ना कैसी बात कर रहे हो, एक्स की वैल्यू निकाल कर ही तो इंटरवल्स बनेंगे। आपने चलो 11th क्लास में पढ़ा था इंटरवल्स बनाना, कैसे बनाते हैं इंटरवल्स, क्या नाम था, कौन से चैप्टर में था, किस तरीके के क्वेश्चन थे? मीन वैल्यू थ्योरम, MVT। याद नहीं आ रहा, एक चैप्टर था हमारा, चैप्टर 1 और 2 रिलेशन फंक्शंस, डोमेन रेंज, चैप्टर 6 लीनियर इनक्वालिटी अगर याद हो। हम नंबर लाइन ब्रेक करते थे, याद है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करते थे, एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे, नंबर लाइन ब्रेक करते थे, प्लस माइनस के सिंबल लगाते थे, और उसके बाद देखते थे कि डोमेन रेंज के लिए कौन सा इंटरवल उठाया जाए। वो जो हम नंबर लाइन ब्रेक करते थे और इंटरवल्स बनाते थे ना, वही करना है यहाँ पर। अब वो नंबर लाइन ब्रेक करना, वहाँ पर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिलेशन फंक्शन यूज आएगा, नहीं नहीं नहीं, रिलेशन फंक्शन यूज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर लाइन ब्रेक करना काम में आएगा। वहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालते थे। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज निकालने का तरीका अलग है, बट नंबर लाइन ब्रेक करके ही वो प्लस माइनस वगैरह आएगा। नंबर लाइन ब्रेक करके ही एक्स की वैल्यूज अलग अलग इंटरवल्स निकलते हैं। नंबर लाइन ब्रेक करके हमको, ध्यान रखना जहाँ पर भी आए, नंबर लाइन ब्रेक करके ही हमको इंटरवल्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं वो बात की कहानी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही था। दो तरीके हैं करने के, या तो फंक्शन में सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखो और इस बेसिस पर कमेंट करो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज, या फिर डेरिवेटिव करके देखो और डेरिवेटिव के बेसिस पर कमेंट करो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज। दोनों अलग अलग मेथड्स। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। मीन वैल्यू थ्योरम कब यूज आएगी? तान्या कभी भी यूज नहीं आएगी, वो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में अगर क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह वगैरह, तो काम में आएगी। मैंने आपको रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम तभी लास्ट में करवाया था कि उसका एज सच चैप्टर से कोई लिंक नहीं।